लेक्चर है, ये जो क्लास है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कंपनी, जो आप लोग पढ़ते थे ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 तरह का एंटिटी होता है, उसको लेकर के एक अमेंडमेंट आया है ऑन दी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको ब्रॉडली बता दूं पहले, तो आपको एक तो ईजी दिमाग में आइडिया सेट हो जाएगा कि अपन जो पढ़े थे ना पहले कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज 4 तरह की होती है, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उसकी जगह अब 2 ही क्लासिफिकेशन हो गया, एमएसएमई एंड लार्ज एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज अब 2 ही तरह का बन गया, एमएसएमई छोटा, माने मीडियम एंड स्मॉल समझ लो, माने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, एमएसएमई, और लार्ज एंटिटीज, ऐसे करके 2 ही क्लासिफिकेशन रह गया है। ओके, कॉर्पोरेट एंटिटी का जो एप्लीकेबिलिटी का रूल था वो सेम टू सेम है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जो एप्लीकेबिलिटी का रूल है, जो 4 लेवल में बटा हुआ था, वो 2 एमएसएमई और लार्ज एंटिटी में बंट गया। ब्रॉडली स्पीकिंग समझने में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, बट क्योंकि 4 लेवल से 2 लेवल आ गया है, नहीं समझे, तो वो आपको जो चेंज है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। आधा घंटा का लेक्चर है, मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, पढ़ाई का नाम है रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इजी है, सेम टू सेम पुराना जैसा ही लगेगा, बस दिमाग से हटाओ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और दिमाग में डालो एमएसएमई एंटिटीज, और एमएसएमई में ही तो एंटिटीज ही होता है, और लार्ज एंटिटीज। नॉन एमएसएमई बोलते हैं, मैं लार्ज एंटिटीज बोलूंगा। ओके, सुनो, for the purpose of applicability of accounting standards, non-corporate entities will be classified into 2 categories, MSME and large entities. Clear? MSME किसको बोलेंगे वो सुन लो, जो MSME नहीं है वो लार्ज एंटिटी है, मान लेना। Got it? MSME बोलेंगे जिसका इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज ना तो लिस्टेड है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड है। अब आप तुरंत बोलोगे सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लिस्टेड कहां होता है? मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का कभी लिस्टिंग का रूल आ ही गया, तो लिस्टिंग होते ही वो लार्ज एंटिटी बन जाएगा। क्लियर है? तो अभी ये मान करके चलो कि एन एमएसएमई एंटिटी इज ए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी विच इज नॉट लिस्टेड और नॉट इवन इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड। जो बैंक नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए। जिसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 250 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिसका बोरोइंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो किसी नॉन एमएसएमई का, किसी लार्ज एंटिटी का होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। मैं बोलता ना बड़ा बाप का बेटा बड़ा, तो आप अगर किसी लार्ज एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो आप छोटा होकर के भी आपको बड़ा माना जाएगा। तो एमएसएमई का फंडा ये है, मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, कौन है एमएसएमई? अनलिस्टेड, नो बैंक, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो इंश्योरेंस, टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन या शुड बी लेस देन 250 करोड़, लेस देन इक्वल टू भी बोल सकते हो, शुड नॉट एक्सीड 250 करोड़ है। बोरोइंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 करोड़, और अच्छा बोरोइंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा। और इट शुड नॉट बी ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ लार्ज एंटिटी। ये सब हो गए एमएसएमई। बाकी जितने बच गए वो लार्ज एंटिटी। अगर आप लिस्टेड हैं तो लार्ज, आप बैंक का काम करते हैं तो आप लार्ज है। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आप लार्ज है। अगर आपका बोरोइंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी टाइम पे 50 करोड़ से ऊपर है तो आप लार्ज है। अगर आप किसी लार्ज एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो आप लार्ज हैं, नहीं है तो आप स्मॉल हैं। सर वैसा ही तो डेफिनेशन जो पहले वाला था, बिल्कुल वैसा ही है, सेम है। आगे, लार्ज एंटिटी वो एंटिटी है जो एमएसएमई नहीं है। ओके, अब सुनो कि लार्ज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ all the accounting standards in full, however following points are relevant। ये जो मैं points are relevant बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, इसीलिए बोल रहा हूं।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप तो इतना भी लिख के आओगे तो चलेगा कि लार्ज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल या रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 1 to 29। ओके, लेकिन अमलगमेशन अकाउंटिंग मेजॉरिटी में कॉर्पोरेट एंटिटीज में होता है, नॉन कॉर्पोरेट में इस तरह के ट्रांजैक्शंस ही नहीं होते। तो नहीं होते तो लार्ज एंटिटी होकर के भी आपको अप्लाई करने नहीं पड़ेगा। एज 21, 23, 27 जो कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को कंसोलिडेशन करना ही नहीं पड़ता तो आप लार्ज होकर के भी आपको कंसोलिडेशन नहीं करना पड़ेगा। एज 25 जो इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो तो ऐसे भी किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, वो तो एक तो अजीब सा एज है, आपको पढ़ाई थे, वो तो अजीब सा एज है, वो किसी के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। और एज 20 ईपीएस अर्निंग पर शेयर, उसके लिए शेयर कैपिटल होना जरूरी है, तो ईपीएस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी बनाएगा कैसे? तो प्रैक्टिकल रीजन की वजह से मैंने लिखा 14, 20, 21, 23, 25 एंड 27, क्योंकि ये मेजॉरिटी में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अगर लार्ज भी है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है, 500 करोड़ का टर्नओवर है, वो कहां से ईपीएस निकालेगा? अर्निंग पर पार्टनर थोड़ी शो करना है, ईपीएस है, वो क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा? इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग उसको वैसे भी नहीं करना, और अमलगमेशंस वगैरह के तो ट्रांजैक्शंस उनमें होते ही नहीं है। अमलगमेशन में आपने देखा होगा कंपनी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया गया है। सो बेसिकली नॉन लार्ज एंटिटीज को सारे एएस फॉलो करने हैं, ये लिख के आना है आपको एग्जाम में, बट ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिकलिटी की वजह से 14, 20, 21, 23, 25 और 27 लार्ज एंटिटी होकर के भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू कंपनीज। ओके, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप एग्जाम में ये वाला बात लिखिएगा मत, आप यही लिखिएगा लार्ज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आप अपने ध्यान के लिए रखिएगा। आगे एमएसएमई को क्या एग्जेम्पशन है? देखो, सर्टेन एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशन हैव बीन प्रोवाइडेड टू एमएसएमई। एमएसएमई को AS3 फॉलो नहीं करना, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं बनाना, ईपीएस नहीं निकालना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला AS नहीं अप्लाई करना। 317, 2024 आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ है क्योंकि आप एमएसएमई हैं। कौन सा? 317, 2024। 18 और 28 नॉर्मली स्पीकिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स नॉर्मली स्पीकिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ एंड आपका बोरोइंग 10 करोड़ के अंदर है, माने आप एमएसएमई भी छोटे एमएसएमई हो गए। सर यही तो लेवल 2 वगैरह की कहानी थी, बस खाली सुन के रख लो, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। एक एमएसएमई जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है और जिसका बोरोइंग 10 करोड़ से नीचे है, उसको 18 और 28 भी फॉलो नहीं करने का है। 317, 2024 तो नहीं फॉलो करना था। उससे भी अगर छोटा एमएसएमई हुआ तो उसको 18 और 28 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आगे ये सब कुछ एएस के नाम है, खाली नाम आप ध्यान रखना, इसमें पैराग्राफ नंबर याद करना पॉसिबल नहीं है। एएस 10, 11, 15, 19, 22, 26, 28 और 29, इन सब एएस में कुछ एग्जेम्पशंस एमएसएमई को मिलता है। तो सर क्या क्या एग्जेम्पशन है? यू डोंट नीड टू नो, डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल्सो, खाली ये पॉइंट ध्यान में रख लो, हो जाएगा। फिर मैंने एक लाइन लिखा फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, अगेन वही वाली बात, 14, 21, 23, 27, 20 and 14 are not applicable for MSME also। जो लार्ज एंटिटी के लिए मैंने लिखा ये सारा बात देखना यहाँ पे, वही सारे तो एएस के नाम है। एक बार देख फिर से, 14, 20, 21, 23, 25, 27, वही चीज मैंने यहां भी लिख के दिया। देखो एक सेकेंड, 14, 21, 23, 27, 20, 24, वही 6 तो है ना। तो ये प्रैक्टिकल रीजन की वजह से, क्योंकि ये सब कंपनियों के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है 6 एस, और हम लोग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का एस एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल रीजन से ऐसे भी अप्लाई नहीं होंगे, चाहे लार्ज एंटिटी हो चाहे एमएसएमई एंटिटी हो। तो अगर ब्रॉडली बोले ना, इस 6 का बात अगर नहीं करें तो एक लाइन में मेरा आंसर है,
लार्ज एंटिटीज के ऊपर ऑल ASR एप्लीकेबल, MSME को 3, 17, 20, 24 फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, देखो ही मत इसकी तरफ। और बहुत स्मॉल MSME हो, बहुत स्मॉल मतलब टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 करोड़, बोरोइंग लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ अगर है, तो आपको 28 और वो कौन सा था रे 18, ये दोनों भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये दो बड़ा बड़ा लाइन याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। और फिर सर्टेन एग्जेम्पशंस आर गिवन विथ रिगार्ड टू दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो कौन से हैं फिर से देख लो। 10, 11, 15, 19, 22, 26, 28 एंड 29 में सर्टेन एग्जेम्पशंस हैं। ये 3 लाइन याद करके रख लो, आपका काम हो जाएगा। बस 3 लाइन फिर से रिपीट कर दूं और रिपीट कर देता हूं। लार्ज एंटिटीज के ऊपर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, MSME के ऊपर 3, 17, 20, 24 एग्जेम्प्ट, और बहुत छोटा MSME टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, बोरोइंग लेस देन 10 करोड़ पे 18 एंड 28 आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। बस ये 3 पैराग्राफ याद रखो। और सर अगर प्रैक्टिकल रीजन वाला बात लिखने आएगा तो वो वाला बात लिख देना जो मैंने बोला, 14, 14, 20, 21, 23, 27, वो भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो छोड़ो ना वो वाली बात को, प्रैक्टिकल रीजन वाली बात को छोड़ो, पूछेगा तब बोलना। अब आइए पैराग्राफ नंबर 6 से कुछ इंटरेस्टिंग बातें। क्या? एन MSME विच अवेल्स द एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशंस गिवन टू इट shall disclose the fact that it is an MSME and has complied with the accounting standards in so far as they are applicable to MSME। ये लाइन लिख के देना है। समझे क्या लाइन है? कि भाई मैं MSME हूं, जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है वो मैंने अप्लाई किया है। ये लाइन लिख करके देना है, लिख देंगे। नेक्स्ट, when an MSME had qualified for exemption or relaxation previously but no longer qualifies for the relevant exemptions or relaxation in the current period, मतलब MSME थे अब नॉन MSME बन गए, माने लार्ज एंटिटी बन गए, तो फिर करेंट ईयर से ही आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना, लास्ट ईयर के फिगर को आपको रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। जो कंपेरेटिव फिगर देते हो ना, उसको रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं पढ़ता हूं। The relevant accounting standards will become applicable from the current period itself. However, the figures of corresponding previous year need not be revised merely because of the fact that आप MSME नहीं रहे. Okay? The fact that it was an MSME in the previous period and it had availed the exemptions should be disclosed in the notes. पहले हम MSME थे और रिलैक्सेशंस अवेल कर रहे थे, ये बात नोट्स में लिख देना है। ये भी लिख देना है कि द प्रीवियस ईयर फिगर्स हैव नॉट बीन रिवाइज्ड। ठीक है, इजी है। तो ये तो कहानी ये वाली हो गई कि पहले मैं MSME था, एग्जाम्शन ले रहा था, अब मैं MSME नहीं रहा, लार्ज एंटिटी बन गया, तो मुझे क्या करना है? इसी साल से सारे एस अप्लाई कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर की फिगर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, और ये बात नोट्स में लिख देना है। ब्रॉडली इतना ही बात याद रखना है। अब आइए ये कि पहले मैं लार्ज एंटिटी था और अब मैं MSME बन गया, तो एग्जेम्पशन मुझे अगले 2 साल तक नहीं मिलेगा। 2 साल तक मुझे MSME बना रहना पड़ेगा, तब तीसरे साल से एग्जेम्पशन मिलना स्टार्ट होगा। देखो मैं पढ़ता हूं। एन एंटिटी विच वाज ये पहले भी था रूल। An entity which was previously not an MSME, that it was a large entity and subsequently becomes an MSME, shall not be qualified the exemption in respect of accounting standards until the entity remains an MSME for 2 consecutive years. ब्रॉडली इतने पैराग्राफ पढ़ने से हो जाएगा। 3 और पैराग्राफ में पढ़ता हूं, सुनते समझ में आ जाएगा। If an MSME opts not to avail the exemptions, जो इसके पास अवेलेबल थे लेकिन इसने एग्जेम्पशन अवेल नहीं किया, it has to disclose. If an MSME opts not to avail of the exemptions or relaxations available to an MSME in respect of any accounting standard but not all, it shall disclose the standards का नाम in respect of which it has availed the exemption. मान लो उसको एग्जेम्पशन था 3, 17, 18 और 24 में, उसने 3 बनाया, 17, 18, 24 अवेल कर लिया और 3 को अवेल नहीं किया एग्जेम्पशन को, तो उसको लिख करके देना पड़ेगा कि किसके किसके लिए उसने एग्जेम्पशन अवेल किया है। तो बोलेगा 17, 18 और 24 के लिए मैंने एग्जेम्पशन अवेल किया, 3 के लिए मैंने नहीं किया, लिख देंगे। तो सर ऐसे पार्शियल कर सकता है? आंसर इज हाँ,
उनको एग्जेम्पशन है, वो नहीं लेना चाहे एग्जेम्पशन तो बहुत बढ़िया ना जी, हमको 317, 1824 भी डिस्क्लोज करना, हम छोटा एंटिटी है, तो इंस्टीट्यूट क्यों मना करेगा। आइए आगे, इफ एन एमएसएमई opts not to avail any one or more of the exemptions or relaxations available to it, it shall comply with the relevant requirements of the accounting standard। भाई आप exemption जब अवेल नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आप एस फॉलो करोगे, तो एस फॉलो जब करोगे तो फिर पूरा ही फॉलो करोगे। लास्ट 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं। क्या है लास्ट? An MSME can opt for availing certain exemptions or relaxations for compliance with the requirement prescribed in the accounting standards only if such partial exemption and disclosures does not mislead the users of the financial statements। अगर कभी भी आपको लगे कोई भी एग्जेम्पशन आप अवेल करने जा रहे हो, चाहे फुल चाहे पार्शियल, अगर आप एग्जेम्पशन अवेल करने जा रहे हो, आप एक चीज याद रखना कि आपके उस एग्जेम्पशंस का अवेल करने की वजह से अगर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाता है और ऐसा आपको ही लगता है, तो प्लीज डोंट अवेल दोज एग्जेम्पशंस। समझे मैं क्या बोला? एग्जेम्पशन अवेल करने की वजह से अगर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाता है तो एग्जेम्पशन अवेल मत करो। क्वेश्चन वाला पैराग्राफ है। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ an amendment with regard to applicability of accounting standards to non-corporate entities। लास्ट में फिर से एक बार मैं ब्रॉड बात बोल दूं कि अब 2 ही एंटिटी बचा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 खत्म, एक एमएसएमई, एक लार्ज एंटिटी। सेकेंड पैराग्राफ, लार्ज एंटिटी ऑल एस फॉलो करेगा। थर्ड पैराग्राफ, एमएसएमई को 3, 17, 20, 24 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा एमएसएमई हुआ, लेस देन 50 करोड़ टर्नओवर, लेस देन 10 करोड़ बोरोइंग, उसको 18 और 28 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में छोटे छोटे एग्जेम्पशंस हैं एमएसएमई को, वो आपको खाली नाम याद रख लेना है और एग्जाम में याद करके जाना है। वो नाम रहे ये सारे, रिवीजन टाइप का करवा दे रहा हूं। 10, 11, 15, 19, 22, 26, 28, 29 में एमएसएमई को कुछ कुछ पैराग्राफ में एग्जेम्पशंस हैं, तो ये मैंने बता दिया। बाकी आप अगर पहले एमएसएमई थे, अब लार्ज एंटिटी बन गए, तो पहला साल से ही आपको सारा एएस फॉलो करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के फिगर को रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पैरा जो बड़ा पैरा है, अगर आप पहले लार्ज एंटिटी थे, अब एमएसएमई बन गए हो, 2 साल तक कोई एग्जेम्पशन क्लेम मत करना, 2 साल तक एमएसएमई बने रहो, 3rd ईयर से एग्जेम्पशन क्लेम हो जाएगा। सो विद दिस ब्रॉडली, और हाँ एक छोटा सा लास्ट वाला बात रिवीजन के लिए, कि अगर मेरे किसी एग्जेम्पशन की वजह से मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग बन जा रहा है, हम वो एग्जेम्पशन अवेल नहीं करेंगे। और अगर मैं कोई सा एग्जेम्पशन लेता हूं और कोई सा एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने जहां जहां एग्जेम्पशन क्लेम किया है ये वाला बात मुझे लिख देना है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन दिस एप्लीकेबिलिटी, न्यू एप्लीकेबिलिटी रूल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।